CMA Part 2 Strategic Financial Management. हम सेक्शन F कवर करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स, जो सिलेबस का ओवरऑल 15% बनता है। एथिक्स कहते हैं अखलाकियात को, और प्रोफेशनल के पेशेवराना अखलाकियात जो हैं वो क्या हैं और क्या होनी चाहिए, और आईएमए मेंबर्स के लिए वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी हैं। इसमें सिर्फ 10 सवाल जो हैं वो आईएमए ने रिलीज़ किए हैं, जो कि मेरे ख़्याल से काफ़ी नहीं है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इसमें यह है कि आपको अपने तरफ से भी रिसर्च करनी पड़ेगी और ज़्यादा इसको रिसर्च करके और इसके क्वेश्चंस और आंसर्स आपको जो है वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही अहमियत वाला सब्जेक्ट है। इसके जो कंटेंट स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें बिजनेस एथिक्स, फिर एथिकल कंसिडरेशन फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, एथिकल कंसिडरेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 मेन हेड हैं। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ कंटेंट्स और डिटेल्स है सिलेबस की। इसमें मैं कलर को चूज़ कर लूँ, इसमें just 1 minute please जी। A company's purchasing director awarded a contract to the lowest bidder, an organization in which she had a personal interest. So ये point बहुत important है। Since the winning bidder had the lowest price, she did not disclose her relationship. ये भी एक important point है with the entity. In fact, she frequently highlighted the fact that the winning bidder had the most experience servicing contracts of the nature. Which of the values of the ethical decision making did the purchasing director violate? तो यहाँ पे जो है परचेजिंग डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट था उस कंपनी में जिसने लोवेस्ट बिडिंग की है, लेकिन उसने अपने इस रिलेशनशिप को ज़ाहिर नहीं किया। ये एक नंबर 1 पॉइंट है। हालांकि जो विनिंग बिडर है उसकी लोवेस्ट प्राइस थी और उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है सब कुछ, लेकिन इसमें फिर हमें ये देखना है कि कौन सा जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उसको वायोलेट किया है परचेजिंग डायरेक्टर ने। तो ऑप्शन ए जो है नन, ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि बहरहाल वायोलेशन तो हुई है। None, because a competitive bidding process was utilized. So this is not the correct option. But number B, fairness. Because she did not tell the truth about her relationship with the vendor. ठीक है, तो देखें उसने, लेकिन जो फेयरनेस है वो उसमें आएगी कि उसने लोवेस्ट बिल्डर को दिया और उसका एक्सपीरियंस था, ये भी उसने हाईलाइट किया। तो फेयरनेस के उसमें तो वो शी वॉज़ ओके, शी वॉज़ फाइन, ठीक है कि, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है कि बिकॉज शी डिड नॉट टेल द ट्रुथ, ये जो है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप विद हर वेंडर। तो ये उसने वायोलेट किया है, जबकि फेयरनेस शी वॉज़ फेयर। तो नेक्स्ट ऑप्शन इंटीग्रिटी। सो ये जो है इंटीग्रिटी, अखलाकियात, ये जो है वायोलेट हुआ है। अखलाकियात नहीं, आई एम सॉरी, इस दयानतदारी, सच्चाई, क्योंकि बिकॉज हर रिलेशनशिप विद द बिडर कुड हैव इम्पेयर्ड हर जजमेंट, तो ये उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया और ये वैल्यू जो है उसने वायोलेट की है इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर वो उसकी बिडिंग भी लोवेस्ट थी और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत था, लेकिन उसके बावजूद जो डायरेक्टर है उसको अपना रिलेशनशिप शो करना चाहिए था। तो ये वायोलेट हुआ है एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑनेस्टी, सच्चाई, बिकॉज शी वॉज नॉट बीइंग ट्रूथफुल। नहीं, यहाँ पे वो ट्रूथफुल थी कि वो लोवेस्ट बिडर है और उसका एक्सपीरियंस है, तो ये भी उसने वायोलेट नहीं किया। तो इंटीग्रिटी यहाँ पे वायोलेशन हुई है। द करेक्ट आंसर इज़ सी। Integrity refers to being whole,
sound, and in an unimpaired condition. It relates to open communication, transparency and relationships. तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रिटी में इंक्लूडेड हैं जो यहाँ पे वायोलेट हुई हैं. Question number 2. Recently, Fan Club Incorporated submitted a budget for the coming year to management. Included in the budget, all right, included in the budget were the plans for a new product, a rechargeable fan. The new fan will not only last longer, ये इसकी quality है, and then the competitor product, but it's also quieter. तो इसमें दो चीज़ें, एक तो वो last longer रहेगा, ज़्यादा चलेगा, और वो ज़्यादा quieter होगा as compared to the competitors. While not yet approved, the budget called for aggressive advertising to support its sales targets. As the business community was not yet aware that the fan was close to the production of a new fan, a member of the management accountant staff shared the budget. तो ये जो है वायलेशन है, shared the budget with the distributor. तो ये इनसाइड इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई डिस्ट्रीब्यूटर को. तो अब इसको देखते हैं कि इन अकॉर्डेंस विद IMA's स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेस्ट रिप्रेजेंट एन एथिकल कॉन्फ्लिक्ट इन दिस सिचुएशन. उसने बजट को जो है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर किया है, तो उसका जो है अब ये देखना है कि एज़ पर IMA उसने किस एथिकल किस कंडीशन को उसने वायोलेट किया है. जैसे कि IMA जो है एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, अ मेंबर्स फेलियर टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ, ये आपने याद रखना है, CCIC, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी. तो ये चार चीज़ें हैं जिसको आपने याद करना है और मज़ीद इसमें आपने इसको रिसर्च करनी है. तब हम ये देखते हैं कि ऑप्शन ए क्या कहता है. ऑप्शन ए, द बजट हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट फॉर पब्लिकेशन. बजट जो है वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, उसका एक्सटर्नल जो भी है डिस्ट्रीब्यूटर हो या कोई भी हो, तो ये तो कभी भी एक इंटरनल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो आप शेयर नहीं कर सकते किसी और के साथ. तो इसमें दूसरा ये कि जी वो अप्रूव नहीं हुआ है. इवन इफ़ इट इज़ नॉट अप्रूव्ड, इट इज़ नॉट फॉर द पब्लिकेशन. तो इसमें अब ऑप्शन बी हम देखते हैं. द प्राइस हैज़ नॉट बीन इस्टेब्लिश्ड, नो एक्सपेक्टेशंस मस्ट बी मैनेज्ड. देखें, द प्राइस उसकी इस्टेब्लिश नहीं हुई है और जो कुछ भी है, लेकिन उसको लेट द पीपल नो फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, क्योंकि वो यहाँ पे एक एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन करने वाले हैं. तो लेट द पीपल नो बाय एडवर्टाइजिंग, ना कि आप उसको शेयर करें. फिर ऑप्शन सी है, तो ये भी रॉन्ग है. ऑप्शन सी, द स्टाफ मेंबर एक्सपोज्ड द कंपनी टू ए पोटेंशियल लॉ सूट. तो इसमें लॉ सूट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई वायोलेशन ऑफ लॉ यहाँ पे नहीं हो रही है. वो तो आप कोई लॉ को अगर आप किसी कानून को हाथ में लेंगे या तोड़ेंगे तो फिर हम बात करेंगे वायोलेशन ऑफ लॉ की और लॉ सूट की या जो भी है. ऑप्शन डी, द एम्प्लॉई शुड रिफ्रेन फ्रॉम डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. तो ये जो है ये बेस्ट रिप्रेजेंट करता है एथिकल कॉन्फ्लिक्ट इन दिस सिचुएशन, कि एम्प्लॉई को जो है एक इंटरनल डॉक्यूमेंट, एक इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो शेयर नहीं करनी चाहिए थी. तो ये दिस इज़ दी करेक्ट आंसर. फिर अगेन मैं कहूँगा कि आपने सब ने जो है वो CCIC पे थोड़ा सा इसमें आप रिसर्च करें और इसको मज़ीद समझें गूगल से. CCIC जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं IMA के, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी के. सो आपको ये अच्छी तरह इसकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. Question 3. An accountant has discovered unethical
just a minute please. Yeah, okay. An accountant has discovered unethical conduct in his organization and fails to act because of the fear of retaliation. अकाउंटेंट को कुछ अनएथिकल जो है कंडक्ट मिला अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उसने उस पे कोई एक्शन नहीं लिया इस डर से कि उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी. तो अब इसमें ही विल बी इन वायोलेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग IMA एथिकल स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट. ठीक है जी. तो उसने क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया तो इसने वायोलेट किया IMA की एथिकल स्टैंडर्ड्स को सिवाय एक के. सो हम देखते हैं वो कौन सा है. ऑप्शन ए, refrain from engaging in any conduct that would prejudice carrying out of duties correctly. ठीक है जी. तो he should discuss, he should disclose और उसने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया तो ये जो है this has been violated. तो ये आंसर जो है is wrong. This choice is wrong. हमें ढूंढना है कि exceptions कौन सी हैं. Then option C, communicate information fairly and objectively. He didn't communicate. ये तो issue है यहाँ पे सारा. तो ये option भी नहीं है. Option D, disclose all relevant information that could reasonably be expected to influence an intended user. He didn't disclose at all. उसने तो कुछ कहा, किसी से कोई बात नहीं की और सिर्फ अपने तक ही रखा उसने. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट चॉइस है वो बी है. द फैक्ट दैट Jane or Jean is afraid to act due to fear of retaliation indicates that his reluctance to disclose the unethical conduct is not because he is using it for some unethical or illegal advantage. So the correct answer is option B. उसने तो उसको कोई यूज़ ही नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए. Refrain from using confidential information for unethical or illegal advantage. So the correct answer is B. Question 4. An IMA member discovers a problem that could mislead users of the firm's financial data and has informed his immediate superior. He should report the circumstances to the audit committee and or the board of directors only if the immediate superior. चलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया IMA मेंबर ने जो कि मिसलीड कर सकता था जो यूज़र्स हैं फर्म्स का जो फाइनेंशियल डेटा है उसके बारे में, और उसने अपने इमीडिएट सुपीरियर को बताया. तो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि ही शुड रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस टू द ऑडिट कमेटी. वो ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो कब बताएगा. तो इसमें एक हम छोटी सी एक इस चीज़ से समझते हैं हायरार्की से कि जी एक है CFO, फिर है जी CEO, फिर है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी. ऑलराइट. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो CFO रिपोर्ट करता है CEO को और CEO रिपोर्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऑडिट कमेटी को. तो अगर CFO कोई चीज़ CEO को बताता है और वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेता तो देन CFO नेक्स्ट उसका जो हायर लेवल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा. लेकिन अगर कोई फाइनेंस मैनेजर है जो रिपोर्ट करता है CFO को, ठीक है, अगर कोई उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो गलत है वो CFO के बारे में है तो वो उसकी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्ट फिर वो करेगा CEO को, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट हायर लेवल है वो CEO है. यहाँ पे इस केस में फाइनेंस मैनेजर डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी के पास नहीं जाएगा. तो ये हायरार्की समझना ज़रूरी है. तो इसी तरह हम देखते हैं कि अब ऑप्शंस क्या हैं.
तो इसमें अगर हम देखें कि ऑप्शन बी से हम स्टार्ट करते हैं, reports to the chief executive officer and knows about the situation but refuses to correct it. उसने रिफ्यूज़ किया उसको करेक्शन के लिए, तो उसको जब तक नहीं बैठना है, जब तक कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो जाए, जब तक कि वो ये हायरार्की जो है वो ये कंप्लीट ना करे इस इंफॉर्मेशन की, सिर्फ रिपोर्ट कर देना ही काफ़ी नहीं है, उसकी रेजोल्यूशन जो है इज़ द की। फिर जो ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, ऑप्शन सी, assures the member that problem will be resolved, तो ये दिस इज़ नॉट द रेजोल्यूशन कि वो कह रहा है कि जी हाँ ठीक है प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। सो जो मेंबर है जिसको वो गलती नज़र आई है वो ही शुड नॉट सिट until it is resolved। सो वो अगर ए बी और सी है, सो अगर ये इसका इमीडिएट सुपरवाइज़र है और ये इसको नहीं सुन रहा है ए की, तो ए शुड गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो हमेशा नेक्स्ट लेवल तक जाते रहेंगे जब तक कि प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। फिर इसी तरह जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है कि इज़ द फर्म्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि अगर इमीडिएट सुपीरियर जो है, यानी कि सीएफओ का जो इमीडिएट जो सुपीरियर है वो जो है वो सीईओ है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एंड नोज़ अबाउट द सिचुएशन बट रिफ्यूज़ टू करेक्ट इट, और सीईओ ने इसको पता था और उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो जो सीएफओ है फिर उस वो सीईओ का जो नेक्स्ट लेवल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और ऑडिट कमेटी का, फिर वो उनको रिपोर्ट करेगा। तो ये जो है आंसर, इसका करेक्ट आंसर इज़ ए है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एन IMA मेंबर शुड डिस्कस द इशू विद योर इमीडिएट सुपरवाइजर एक्सेप्ट व्हेन इट अपीयर्स दैट द सुपरवाइजर इज इन्वॉल्व्ड। इन दैट केस प्रेजेंट द इशू टू द नेक्स्ट लेवल। ये फिर ये जो है ये सुपरवाइज़र है तो इसका नेक्स्ट ये है, तो अगर ये इसकी बात नहीं सुन रहा है सो ही शुड गो above the next level. If you cannot achieve a satisfactory resolution, submit the issue to the next management level. If your immediate supervisor is the chief executive officer or equivalent, the acceptable reviewing authority may be a group such as the audit committee, executive committee, board of directors, board of trustees, or owners. So correct answer is A. Question number 5. Andrew Babbitt is a management accountant at Ace Mining Corporation, AMC, a processor of ores and minerals. He learned that AMC had been disposing hazardous waste materials in a nearby residential landfill. This is a very serious issue. Babbitt knew that the waste materials could pose a danger to the residents in the area and there could be legal ramification for disposing hazardous waste in the residential landfill. Legal ramification, the second important issue. When Babbitt discussed the issue with his supervisor the next morning, he was told to ignore it. That's very unprofessional. Due to the significance of the matter, Babbitt decided to discuss the matter with his attorney. He did the right thing and then notified the appropriate authorities. So this is the correct action. Alright, so what is the requirement? In accordance with the IMA's statement of ethical professional practice, which one of the following is the correct evaluation of Babbitt's decision to notify the authorities? Option 1, Babbitt's actions were appropriate as an immediate action. Well, it's not an immediate action. He discussed it with his attorney. He discussed with his immediate supervisor. Alright, so this is incorrect. Option B, Babbitt's actions were inappropriate because they violated the confidentiality standard. The issue over here is the violation of the law. When there is a violation of the law, then you may report it to the higher authorities after consulting your attorneys. So it's not a
matter of violating the confidential standard. So this is also wrong. और फिर क्या है कि option C, Babbitt actions were appropriate only if his attorney indicated that there was a clear violation of the law. This is the correct answer. Like he has to, उसको जब रिपोर्ट करना है जब उनके जो वकीलों की टीम है या जो वकला हैं या जो अटॉर्नीज़ हैं, जब वो ये उसको कंफर्म करें कि ये वायोलेशन ऑफ लॉ है, हैज़र्डस वेस्ट को लैंडफिल के अंदर उसको जो है डिस्पोज करना, तो फिर उसमें आपको, आपके पास कोई चॉइस नहीं है मगर ये कि आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करें. तो इसमें कोई इसमें ऐसी इनएप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है बैबेट का, ये बिल्कुल सही है. तो द करेक्ट आंसर इज़ सी. सो लेट्स सी कि डी में क्या है. बैबेट एक्शंस वर inappropriate because they involved insubordination. When there is a matter of violation of law, जहाँ पे कानून को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबऑर्डिनेशन जो है वो इससे सेकेंडरी है, और स्टिल आप जो हैं कंप्लाइंस में होंगे IMA के स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस के, even if it is insubordinate and you report to the higher authorities. So the correct answer is C. Communication of such problems to authorities or individuals not employed or engaged by the organization is not considered appropriate unless one believes that there is a clear violation of the law. So the key is violation of the law is the main issue. So answers option C is the correct answer. Question number 6. A public corporation that must meet the provisions of the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 should have a compliance program that includes all of the following steps except, ठीक है जी, इसमें सारे steps जो हैं 1 to 4 they should be included in the Foreign Corrupt Practices Act, सिवाय हमें वो देखने हैं जो इंक्लूड नहीं होना चाहिए इसके अंदर. तो इसमें क्या है कि an authorized and properly signed agreement that it will abide by the acts. This is a very मतलब नॉनसेंस ऑप्शन है कि इसमें कोई भी जो है वो लिख के नहीं देता है कि जी हाँ हम रूल को फॉलो करेंगे और हम रूल को जो है या किसी भी लॉ को वो हम तोड़ेंगे नहीं. लॉ की फॉलोइंग जो है वो इम्प्लॉयड होती है. तो सो दिस इज़ इनकरेक्ट. फिर हम ऑप्शन बी, ये जो है इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे. दिस इज़ नॉट दी, एक्सक्यूज़ मी फॉर अ मिनट, इसको हम अभी देखते हैं. An authorized and properly signed agreement that it will abide by the act. तो ये एक्सेप्शन में जो है this is the exception. So option A is the right answer. Okay, now let's see what is B. Documentation of the corporation's existing internal accounting control system. Yes, it is required. This is not the exception. A cost-benefit analysis of the controls and the risks that are being minimized. बिल्कुल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, कंट्रोल्स इन प्लेस होने चाहिए और रिस्क को मिनिमाइज्ड होना चाहिए. ये बिल्कुल जो एक्ट के अंदर ये इंक्लूडेड है. अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी चेक्स टू इवेल्यूएट द इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल ये एक्ट के अंदर इंक्लूडेड है. तो एक्ट के अंदर जो इंक्लूडेड नहीं है वो ऑप्शन ए है, विच इज़ इम्प्लाइड. नो वन इज़ गिविंग इन राइटिंग कि हम लॉ को फॉलो करेंगे. Correct answer is A. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 does not require a public company to sign an agreement that it will abide by the act. Alright, so answer A, this is the correct option. Alright, so next question number 7. The principal impetus for the enactment of the Foreign Corrupt Practices Act by the US Congress was to. अब इसमें जो है इम्पेटस
का मतलब है need required. Alright, so इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर ए, discourage unethical behavior by the foreigners employed by the US firms. So this is not the correct option. Then promote the mandates issued by the United Nations with regard to global trade between its member nations. This is again a nonsense option. हम बात कर रहे हैं फॉरेन करप्ट एक्ट की, जिसे यूएस कांग्रेस ने अप्रूव किया है कि आपने बिज़नेस किसी दूसरे मुल्क में या कहीं और पे बिज़नेस हासिल करने के लिए आपने ब्राइब नहीं करना है ऑफिशियल्स को, आपने फंडिंग नहीं करनी है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, या आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को उसकी फंडिंग नहीं करनी है। वो इसको कवर करता है, ना कि यूनाइटेड नेशंस, और इसमें वो ग्लोबल ट्रेड की बातें हो रही हैं। ऑलराइट, सो ऑप्शन डी है, रिक्वायर मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन of the evaluation of internal controls by the independent auditors. तो ये भी जो है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट कि ये सारी चीज़ें हों। वो इंटरनल कंट्रोल की बात ज़रूर करता है, सिस्टम की, सब कुछ, लेकिन ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि जी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स जो हैं वो उसको इवैल्यूएट करेंगे। सो वी लेफ्ट विद ऑप्शन सी विच इज़ द करेक्ट आंसर. Prevent the bribery of foreign officials by the US firms seeking to do business overseas. जैसे आपसे कहा कि इसके अंदर जो हैं ऑफिशियल्स हैं, एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग प्लीज़, फिर इसके अंदर आप जो है पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप फंडिंग नहीं कर सकते, वो ब्राइब में इंक्लूडेड होगी। फिर अगर कोई कैंडिडेट है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो उसको आप फंडिंग नहीं कर सकते उसकी। ये चीज़ें फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में शामिल हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ सी. ऑलराइट, सो question number 8, which one of the following statements concerning US Foreign Corrupt Practices Act is not true? तो हमें देखना है कि इसमें false क्या है. Alright, so it applies to individuals as well as business. ये बिल्कुल correct है, this is true. It requires companies to maintain an adequate system of internal controls. बिल्कुल, ये बिल्कुल इसकी रिक्वायरमेंट है, इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट. इट रिक्वायर्स कंपनीज टू कीप बुक्स एंड रिकॉर्ड्स दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शंस. दिस इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट. Let's see what is option C. It prohibits payments above a materiality threshold to foreign officials to obtain business. So this is not true. There is no materiality threshold कि जी वो अगर $100 से greater than $100 होगा तो फिर जो है इसको हम उसके लिए एक्शन लेंगे, या वो less than $10 होगा तो जब भी कोई हम इसमें एक्शन लेंगे. इवन जो प्रोमिसेस हैं, अगर प्रोमिसेस भी आप नहीं कर सकते इसके अंदर, प्रोमिसेस आर आल्सो नॉट अलाउड. सो दिस इज़ द correct choice. Option C is not true. Right, so question number 9. All of the following are allowed under the anti-bribery provisions of the US Foreign Corrupt Practices Act except anti-bribery provisions. Alright, so let's see. Giving facilitating payments to expedite the processing of a routine government action such as business permits. So this is okay, this is allowed under the act. Option B, authorizing employees. Okay, let's see option C. Providing snacks, beverages and
promotional items at a trade show attended by the government officials. This is reasonable, and mostly corporations are engaged in those activities. So this is also correct. This is also allowed. Providing reasonable lodging expenses to a foreign official. This is also allowed. There is no issue in it. Alright, so let's see what option B is. Authorizing employees to pay government officials to obtain government contract bidding, but no actual payment was made. जैसे कि पिछले क्वेश्चन नंबर 8 में था कि इवन promises भी जो है वो अलाउड नहीं है. So this is the correct choice, answer B. The FCPA considers this as an example of a corrupt payment. The FCPA considers the corrupt intent. If the intent is corrupt, a violation is committed, even if no bribe is ultimately offered or paid. This is as per page 24 of the resource guide. All right, so last question number 10. A US publicly traded company issued its corporate social responsibility CSR report. The report included the amount of renewable resources it uses in its products. जैसे प्लास्टिक को रीयूज़ किया है या पेपर प्रोडक्ट्स को उसको रिसाइकिल करके यूज़ किया है या सोलर एनर्जी यूज़ की है, whatever. Which one of the following is not a reason for making the disclosure? Alright, so let's start with option B. The company may be able to charge a premium and gain customer loyalty. So there is no issue. Company can do that. Option C, the report can be used as a marketing tool for the company's product. There is no harm in it. The report can be used as a marketing tool for the company's product. बिल्कुल कर सकते हैं. Option D, the report can be used to differentiate the company from its competitors. बिल्कुल जो भी company जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको वो अगर कर रही है तो ये BCD वो बिल्कुल कर सकती है. अब इसमें क्या है सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि आप ऐसी कंपनी से ट्रेड नहीं करते कि जिसने चाइल्ड लेबर को इंगेज किया हुआ हो या जो एम्प्लॉयज़ को कम पे करती हो, और फिर उसमें आप उसको एज ए मार्केटिंग टूल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. अब जैसे बाज़ मुल्कों में पाकिस्तान में या कहीं पे भी एनिमल टेस्टिंग जो है वो अलाउड है, लेकिन कोई कंपनी उसको नहीं फॉलो करती कि नहीं ये अनएथिकल है. स्टिल लॉ ने उसको अलाउ किया, लेकिन फिर भी वो कहती कि नहीं ये अनएथिकल है, तो इसको वो बिल्कुल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में अपनी ये चीज़ें इंक्लूड कर सकती है. तो उस बेस पे अगर हम ऑप्शन ए को अगर एनालाइज करें, द कंपनी वॉज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू फाइल अ रिपोर्ट विद दिस डिस्क्लोजर. So this is not the reason. It is not required by law. So the correct answer is A. A corporate social responsibility report is required of public companies in the European Union, but it is optional for public companies in the US. So ये complete हुआ section F, professional ethics.